औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। शायर ने कहा कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। एक ऐसे वक्त में जब डिजिटल के मामलात बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं, हर चीज़ कन्वर्ट हो चुकी है, ऐसे में कलमकार, उनका कलम, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। आज अखबारात की सनत तकरीबन दम तोड़ चुकी है। ये इस रीजन का हवाला है, शायद हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा, पूरी दुनिया में अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे इस खित्ते में पढ़ने वालों की तादाद, किताब पढ़ने वालों की तादाद, अखबार पढ़ने वालों की तादाद, नावल पढ़ने वालों की तादाद बतदरीज कम हो रही है। इसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, इस सारे मामले को कहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ बूस्ट दिया जाए, इस पे बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है मोहतरमा नफीसा सईद साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का शायद ही कोई लीडिंग अखबार, मैगजीन, डाइजेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपने नहीं लिखा। अभी जो मैंने तुम्हीद बांधी है, एक अब डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है, कहाँ खड़ा है अफसाना निगार? मेरा ख्याल है कि अब जो लोग किताब पढ़ने वाले हैं ना, वो आज भी किताब पढ़ते हैं, वो आज भी किताब तलाश करते हैं, आज भी किताब पढ़ते हैं। और अफसाना निगार जो लिख रहे हैं वो आज भी उनके लिए लिख रहे हैं। डिजिटल भी आया है, लेकिन किताब आप कभी एक्सपो सेंटर जाएं तो आप वहाँ जितना रश होता है किताब ख़रीदने वालों का, तो हम ये नहीं कह सकते कि किताब ख़रीदना या पढ़ना लोगों ने ख़त्म कर दी है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं, मेरे अपने घर में बेताशा किताबें हैं, वो ख़रीदते भी हैं। सिर्फ इतना है कि हम उर्दू अदब से बच्चों, नई नस्ल है हमारी, वो इंग्लिश अदब की तरफ ज़्यादा गई, वो अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ रही है। लेकिन किताब ख़त्म नहीं हुई है, किताब पढ़ी जा रही है, किताब लोग ख़रीद रहे हैं, किताबें छप रही हैं, सब कुछ हो रहा है, डिजिटल के साथ साथ हो रहा है सारा कुछ। अच्छा, क्या फ़र्क आया डिजिटल के आने के बाद? आपके अफसाने में कुछ फ़र्क आया, लिखने में कुछ फ़र्क आया? आपने वो जो मौज़ूआत पिछले दौर में हुआ करते थे, जिनमें अगर हम शामिल करें, बजिया की तहरीरें हैं या आपा बानो कुद्सिया की तहरीरें हैं, उसके बाद जो आज के दौर में नौजवान लिख रहे हैं, उसमें आपने कोई फ़र्क? बहुत फ़र्क है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए कि अगर आप ड्रामा देखते, ड्रामे में तो खैर आपको फिर वही सियासत नज़र आती है, घरेलू, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। लिखने में वो जो पहले एक कहा जाता था इश्को आशिकी, ये सारी चीज़ें, उनसे हटकर आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ नया लिखा जा रहा है डिजिटल के हिसाब से। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अब जब हम उन्हें देखते हैं पीछे, अब रज़िया भट्ट वगैरह को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद पता नहीं कौन सी बात थी, क्योंकि अब वक्त उससे बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका हुआ है। अब हम उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। डिजिटल दौर ने हमें बहुत सारा कुछ नया दिया है, हम बहुत सारा वो नया कुछ लिख रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं, नई चीज़ों के बारे में लिखा जा रहा है। जहेज से हटकर, शादी ब्याह के वो जो पुराने मसाइल थे उनसे हटकर अब हम नई बातों को, नई चीज़ों को अपने अफसानों में लेकर आते हैं। कई दफ़ा तो हम वही डिजिटल सोशल मीडिया के जो इश्यूज़ होते हैं उन्हीं के ऊपर हम लिखते हैं। सोशल मीडिया की फेक आईडीज़, सोशल मीडियाज़ के अपने क्या कहते हैं, जो भी कोई नए इश्यूज़ होते हैं उन्हीं को देखकर उन पे भी अफसाने नए लिखे जा रहे हैं, किया जा रहा है। मतलब ये कि तब्दीली तो वक्त की ज़रूरत है, वक्त के साथ आती है, और उसे एक्सेप्ट करना जो हमारी कामयाबी है कि हमें तब्दीली को कबूल करना चाहिए। अगर हम कबूल नहीं करेंगे हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो कबूल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। वो नफीसा सईद साहिबा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया ड्रामों का ना, तो आपने ड्रामे तहरीर किए कुछ? नहीं, मैं अभी तक ड्रामा नहीं लिख सकी, इसलिए कि शायद मैं लिखने के साथ साथ अपना एक तालीमी इदारा चलाती हूँ, तो मैं उसमें इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कर सकूँ। या क्या अलबत्ता ये है कि मेरा नावल है साडा चिड़िया दा चंबा, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर नावल है, बड़ा आपका मशहूर नावल है, जिसके बारे में बड़ी, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी जहाँ जहाँ हमारी जबान बोली समझी जाती है वहाँ उसने मकबूल आम का हवाला बनाया। बिल्कुल, उसके हवाले से कोई कंट्रोवर्सी भी मुझे सुनने को मिली थी कि उस पे कोई ड्रामे विरामे भी बना के, क्या आपके इल्म में ये बात लाई गई थी, आपसे इजाजत ली गई थी? जब वो ड्रामा कैसा नसीबा ऑन एयर आया, तब सोशल मीडिया का यही तो हमें फायदा हुआ कि जब हम सोशल मीडिया पे नहीं थे
तो आप कुछ भी, कहीं भी कोई चोरी हो जाती थी, कहीं भी कुछ होता था, हमें पता नहीं था चलता। सोशल मीडिया से पहले आप इतने मकबूल नहीं थे, लोग आपको इतना नहीं जानते थे, आपको बहुत खतूत इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने आपको तलाश किया हुआ, लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं, लोगों को पता है कौन कहाँ है, कौन कैसा है। मुझे भी सोशल मीडिया ही से पता चला था कि मेरे नॉवेल के ऊपर ड्रामा बना हुआ है। मुझे जगह जगह लोगों ने टैग किया, जगह जगह टैग करके लोगों ने सीन डाले और लोगों ने कहा कि जी आपको इल्म ही नहीं, आपके नॉवेल पे ड्रामा चल रहा है। तब मुझे पता चला कि समीना इजाज ने कैसा है नसीबा मेरे नॉवेल साड़ा चिड़ियारा चंबा को उठाकर उसकी कहानी, जबकि वो बिल्कुल सच्ची कहानी थी, उसने बिल्कुल सारे सीन भी मेरे नॉवेल वाले अपने ड्रामे में शामिल किए। इवन ये कि उसने कपड़े भी जो मेरे नॉवेल में लिखे थे, उसने कलर्स तक वही अपने उसमें ड्रामे में शामिल किए हैं समीना इजाज ने। तो इस सिलसिले में बाकायदा आपसे कोई इजाजत नहीं ली गई, कोई आपको इत्तला नहीं किया गया, कोई आपसे मतलब कर्टेसी में आपका नाम भी कहीं मेंशन नहीं किया गया, मरकजी ख्याल माखूज नहीं। बाद में उसने कहा कि मैं गलत कह रही हूँ, जबकि दुनिया कह रही है कि आपका नॉवेल है। वो कहती नहीं जी ये तो मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी, मैंने उस पर लिखा है। मतलब आपकी कहानी किसी ने पढ़ी और उनको सुना दी तो वो उनकी हो गई। अच्छा, इस पे कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि कोई आप सू करें, केस करें? भाई मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, मैंने वो भी कर लिया था, लेकिन आपको पता है कि इस दौर में इन चीज़ों का भी कोई फायदा नहीं होता। मैं कर चुकी हूँ, जिसके बाद मैंने फिर फैसला किया था कि मेरे अपने घर में एक वकील होना चाहिए, और मैंने अपने छोटे बेटे को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ करवाया है। माशाल्लाह, वो मैंने इसीलिए करवाया है कि वो उस वक्त हुआ था, तो उसके बाद मुझे कितना अरसा हो गया इस सारे वाक़े को? कैसा है नसीबा, मेरा ख्याल है कोरोना से पहले आया था शायद ऑन एयर टीवी पर, याद नहीं है मुझे, 2017-18 आया था, और फिर उन्होंने बहुत तेज़ी से बंद किया था। 20-22 किस्तों के बाद उन्होंने फौरी तौर पर ड्रामा वाइंड अप कर दिया था, क्योंकि मैं केस कर चुकी हुई थी, और उसके बाद फ़ायदा तो चले मुझे कोई नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि उसके बाद फिर लोगों को अवेयरनेस भी आई, और अगर कोई अब ऐसा करेगा तो सोचेगा कि हम फंस सकते हैं, या कोई ना कोई हमें पकड़ सकता है, पकड़ हो सकती है हमारी। कितने नॉवेल आ चुके हैं आपके? मेरे लिखने में तो हर रिसाले में, अभी भी किरण में मेरा 2 किस्तों का नॉवेल आया, तकरीबन सब आते हैं, लेकिन मेरी किताब जो पब्लिश हुई है 3 हुई है। अच्छा, क्या नाम? कैसा है नसीबा, सॉरी अपना साड़ा चिड़ियारा चंबा, वो जो हमराही ना था, और एक सागर है जिंदगी। ये तीनों मेरे सिलसिलेवार नॉवेल किरण के अंदर शाया हुए हैं, जिन पे मेरी किताब आई है, और ये खुद पब्लिशर ने शाया किया। मैंने अभी तक किताब के पैसे देके नहीं छपवाई, ना मैंने किताब पैसे देके छपवाई, ना मैंने किताब कभी खुद से किसी को तोहफे के तौर पे दी। पब्लिशर छापता है। इवन ये कि मुझे पैसे भी मिले किताबें जब मेरी शाया हुई हैं। और अब मेरी चौथी किताब अली आसिफ पब्लिकेशन से शाया हो रही है लाहौर से, वो मेरा सिलसिलेवार नॉवेल आया है हिना डाइजेस्ट के अंदर। अच्छा। तब उस पर मेरी चौथी किताब पे क्या उसका मौजू क्या है उसमें? उसका मौजू एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपना ब्रिटिश नेशनलिटी रखती है और पाकिस्तान आकर गुम हो जाती है। तो शादी के बाद जब यहाँ आती है तो उसकी तलाश में उसकी बहन पाकिस्तान आती है, तो वो उसको मतलब यहाँ पर तलाश करती है उसके ससुराल से, जिस तरह मतलब उसके साथ जो भी कुछ होता है वो उसके ऊपर लिखा हुआ मेरा नॉवेल, वो भी एक सच्ची कहानी है। ज्यादातर आप समझती हैं कि जो हमारी सोसाइटी में कहानियां फैली हुई हैं, आप उनको फोकस करते हैं बजाय उस पे फिक्शन पे जाने के? नहीं, मैं उन्हीं को फोकस करती हूँ जो मुझे अपने आसपास नजर आता है। वो ज्यादा रियलिस्टिक किरदार होते हैं। वो जो हमारा आज का ड्रामा, यकीनन आपने भी देखा होगा, जो पिछले ड्रामे अगर हम नजर डालें फातिमा सुरैया बजिया के या हसीना आपा के या और जो दीगर ड्रामे राइटर्स थे, तो वो ड्रामा जो था वो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखते थे, एक बॉन्डिंग हो जाती थी ड्रामों के साथ आपकी। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदलता गया, माशरत तब्दील हुई है, आपको लगता है कि अब कहीं हम अपनी सोसाइटी से हटकर ड्रामे बना रहे हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि अब हमारे जो बच्चे पहले वाले थे ना, हमारे बच्चे भी उससे आगे निकल गए हैं। पहले का जो दौर था उसमें सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास इतना शऊर नहीं था, इतनी मतलब ये कि हम एक महदूद उसमें रहते थे। हम महदूद चीज़ बना, अगर आप देखें तो रूसा के अंदर उस टाइम भी लड़की घर से भागी है, दीवार कूद कर भागते थे हीरोइन, सब कुछ हमने सब ड्रामों में दिखाया है। लेकिन उस वक्त हमारा सर्कल बहुत महदूद था, हम बहुत दुनिया में टच नहीं थे हमें लेकिन आज का बच्चा बहुत आगे जा चुका है। आज के बच्चे को बहुत सारी वो बातें पता है जो पिछले दौर में हमें लगता था कि बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि आप देखेंगे तो वो मतलब ये कि उसने ड्रामे ने नहीं दी है अवेयरनेस, ये बच्चों को सोशल मीडिया ने दी है। यहाँ तो आप उनसे बिल्कुल टोटल मोबाइल फोन बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, तो आप ड्रामे को इल्जाम दें। ड्रामा तो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम बच्चे देखते हैं घरों में, तो आजकल मैं कहती हूँ रुझान ही नहीं रहा ड्रामा देखने का। लेकिन बेसिक ड्रामे का बायर जो है वो औरत है। हाँ।
تو وہ جو آج مطلب کبھی ایسے ڈرامہ تو میں بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن کبھی ناشتہ کرتے یا کچھ اس طرح کی کوئی ایک آدھ کلپ نظر سے گزرتا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے، تو نارملی یہ محسوس کیا گیا کہ وہ ساس اور بہو کا جھگڑا یا محبت کی کیا لکھوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی اس پہ آپ کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے. اب کتنا لکھا جائے ساس اور بہو کا ٹاپک، کتنا مطلب کیا جائے. چینل والے اس کے علاوہ مزید اس سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ انہیں کوئی بھی اگر ایسی سٹوری دیں گے جو اس سے ہٹ کر ہوگی نا تو وہ نہیں کرتے. ان کی کہانی وہیں پر ہی گھومتی ہے، وہی ساس بہو ہے، وہی گھریلو حالات ہیں، وہی لڑائی جھگڑے ہیں. وہ خود ان سے باہر نہیں نکلتے. باقاعدہ رائٹرز کو کہہ کر لکھوایا جاتا ہے کہ جی آپ کو اسی ٹاپک پہ لکھنا ہے. اور ایون یہ کہ میں نے تو بہت جگہ یہ بھی سنا کہ جتنی عورت روتی دھوتی آپ دکھائیں گی آپ کو اتنی ریٹنگ زیادہ ملے گی. میرے سامنے کی باتیں ہیں یہ. اور آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرت پہ یہ اثر انداز ہو رہا ہے، سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، لوگ خراب ہو رہے ہیں، بچیاں جو اپنے سسرال میں جاتی ہیں وہ ان ڈراموں کی انسپائریشن لے کر جا رہی ہیں، تو کہیں نہیں بچیاں انسپائریشن کیا لے کر جا رہی؟ ڈرامے تو بچیوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں. ڈراموں میں تو اب سسرال کا اتنا برا ماحول دکھا رہے ہیں کہ بچیاں شادی سے ڈرتی ہیں. بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں جی وہ تو سسرال میں، مطلب آپ کسی بھی ٹائم کسی لڑکی سے بات کریں تو ان کے نزدیک سسرال کوئی بہت خوفناک چیز ہے. مطلب اتنا زیادہ ڈراموں کو انہوں نے اپنے پر سوار کیا ہوا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈراموں میں اب کوئی پازیٹیوٹی ایسی نہیں ہے کہ جس سے بچیاں بہت کوئی انسپائر ہو جائیں اور بہت کوئی اپنا خود کو ہیروئن سمجھ کر گھر سے نکل کر جائیں. نہیں، بچیاں یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں شاید آگے کیسا ماحول ملے گا، تو ہمیں اپنے ہاتھ میں خنجر چھریاں بیگ کے اندر رکھ کر تیار کر کر لے کر جانی چاہیے اگر ہم اپنی بچت کرنی ہے. تو ہم بچیوں کو بہت زیادہ خوف زدہ کر رہے ہیں ڈراموں سے. بلکہ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میری بچیاں دیکھیں بھی نہ، جبکہ میری اپنی بیٹی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دیکھیں، کیونکہ وہ جب دیکھتی ہیں پھر جب بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں تو مجھے بہت دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سب ڈراموں کی حد تک ہے. لیکن نہیں، بچے اس چیز کو نہیں سمجھتے. بچے سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اس دنیا میں ہو رہا ہے. کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یقیناً کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری قلمکاروں کی ہوتی ہے. قلمکار کی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پروڈکشن ہاؤس کی ذمہ داری ہے. جب تک پروڈکشن ہاؤس خود قدم نہیں اٹھائیں گے، جب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو کچھ ایسا، دیکھیں آپ سائمہ اکرام چودھری کو دیکھ لیں، اس کے آپ ڈرامے دیکھیں سائمہ کے کسی بھی ڈرامے میں آپ کو ساس بہو یا جس طرح وہ عید کے جو پلے وغیرہ لکھتی رہی ہے، آپ کو بہت لائٹ سٹوریز ملتی ہیں اس کی. دیکھتے ہیں لوگ، دیکھتے بھی ہیں لوگ، پسند بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ ریکوائرمنٹ کر کے لکھواتے ہیں کہ جی روتی ہوئی عورت ہو، سسرال کے ظلم و ستم ہو، کوئی تیز سی جٹھانی ڈال دیں بیچ میں، کوئی لڑاکا سی ساس ڈال دیں، تو پھر مطلب یہ کہ اس کے بعد رائٹر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر مطلب میں تو خیر نہیں کرتی کیونکہ میں پھر ایسے موضوعات پہ لکھ ہی نہیں سکتی ہوں. لیکن بہت سارے رائٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اگر شہرت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، تو چلیں ہمارا کیا جا رہا ہے، تو لکھتے ہیں اس چیز پر. آپ جو افسانے لکھتی ہیں تو جو ڈائجسٹ کی انتظامیہ ہے یا مالکان ہیں، ان کی طرف سے کبھی ڈکٹیشن آتی ہے یا؟ بالکل آتی ہے. اصل میں کچھ رسالے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف آپ لو اسٹوری لکھیں. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے. ہاں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے. ہاں مطلب اس چیزوں کو خواتین میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. امتل کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ نہ کریں. امتل ہمیشہ اس چیز کو کب آپ کہیں کوئی سین ڈال دیں خودکشی کا یا کسی بھی اس چیز کا، تو ہمیشہ منع کر دیتی ہے، کہتی ہے اس کو نکال دیں، آپ یہ سین مت ڈالیں. تو وہ تو ہمیشہ میں نے جب خواتین میں لکھا تو ہمیشہ ان چیزوں کو بہت احتیاط سے لکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں کرتے. مردانہ رسالے میں آپ لکھیں، سرگزش میں لکھیں، اردو ڈائجسٹ میں لکھیں، اس میں آپ یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں. وہ لوگ آپ کو نہیں روکتے، وہ لوگ شائع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو زندگی کا، دنیا کا ایک پہلو ہے نا. یہ بھی تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، پتہ چلے کہ دنیا میں برائی بھی کہاں پر ہے. یہ بھی آپ نہیں دکھائیں گے، نہیں بتائیں گے تو کیسے پتہ چلے گی. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں آج بھی جو ہے وہ ڈائجسٹ کا جو قاری ہے، ریڈر ہے، وہ کہیں موجود ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آئی. اس لیے کہ جب آپ پہلے ڈائجسٹ میں خطوط پڑھتے تھے تو 1 مہینے بعد آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے آپ کو کتنا پڑھا. اب جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنے ادبی گروپ ہیں، اتنی جگہ لوگ آپ کو ٹیگ کرتے ہیں، آپ کو ان باکس میسیجز آتے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا فلاں چیز پڑھی ہے اور ہمیں وہ بہت پسند آئی، آپ کا وہ کریکٹر بہت، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ رسالہ ڈائجسٹ کم ضرور ہوئے ہوں گے، وہ اس لیے بھی کم ہوئے ہوں گے کہ کچھ سوشل میڈیا اور کچھ میرا خیال ہے کہ مہنگائی اور اس کی وجہ سے لوگوں پہ جو بوجھ پڑا،
एक मशीनी लाइफ जो उनकी शुरू हुई है, तो उसके अंदर उन लोगों ने डाइजेस्ट हाथों से रख दिया। हर आदमी पैसा कमाने की दौड़ में शामिल हो चुका हुआ है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, जब रात में थोड़े से रिलैक्स हुए, मोबाइल ऑन किया, कोई भी चीज़ सामने आई, पढ़ ली, देख ली, तो अब टाइम की कमी इस वजह से बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। वरना फिर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे आप आटे में नमक जैसे कह लें, जो रिसाले पढ़ते हैं, जो अफसाना निगार, नॉवल निगार से मोहब्बत करते हैं, और जो उन्हें मैसेज भी करते हैं और जो बताते भी हैं कि जी आपने फलां चीज़ लिखी थी, हमें बहुत पसंद आई। तो ये अभी भी है ऐसा। क्या फर्क है तहजीबों का? सिंध के लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, पंजाब के लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, केपी के लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, बलूचिस्तान का जो राइटर है वो क्या लिख रहा है, आज़ाद कश्मीर का जो राइटर है वो क्या है? कुछ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अगर आप बलूचिस्तान के राइटर को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत उनका इस्तेहसाल और बहुत सारा ऐसा कुछ नज़र आएगा उनका कि जो मतलब उनके हालात है, आपको वो सारे उनके अफसानों में नज़र आएंगे जिस तरह का। और अगर आप अंदरूने सिंध जैसे अबसार फातिमा लिखती हैं, अगर आप उनको भी लेंगे, सिंध का जो लिखते हैं, तो उनकी भी कहानियों में आपको वडेरा, उनके जुल्म और सितम, ये सारी चीज़ें बहुत नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप एक शहरी उसमें शहरों की तरफ चल जाते हैं तो फिर आपको बहुत बोल्ड और बहुत इस तरह का जो माहौल होगा वो मिलेगा। इसलिए कि हम जो देखते हैं वो लिखते हैं, जो जिस इलाके में रहता है, जो जिस तहजीब को देखता है उसके हिसाब से लिखता है, उसकी तहरीर पर उससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के साथ हमारे पास नौजवान नस्ल की एक राइटर अरीबा अंसारी जुड़ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने से पहले शो में बात हो रही है कि क्या फ़र्क आया है डिजिटल के आने से, डिजिटल के दौर में आप दाखिल हो चुके हैं। कल जो अफसाना लिखा जाता था आज के अफसाने से मुख्तलिफ था, आज जो अफसाना लिखा जा रहा है कल के अफसाने से मुख्तलिफ था। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। आप जो कुछ लिख रही हैं एक नए लिखने वाले की हैसियत से, आज का मौजू क्या होता है? आजकल जो देखा गया है, आम फहम जो है वो रोमान पर लिख रहा है हर राइटर। अच्छा, आपसे पहले इस बात की का हवाला जो है वो नफीसा सईद साहिबा ने भी दिया कि डिमांड होती है कि मोहब्बत की कहानियों को फरोग दिया जाए। तो ये रेगुलर डिमांड है या जो आप लिखने वाले हैं वो भी इसी तरफ रागिब हो गए? मोहब्बत की कहानियां देखें वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है, लेकिन जो रोमान में बात कर रही हूँ ना, रोमान और फहाशी में एक बारीक सी लकीर होती है। अच्छा। अब आजकल के जो लिखारी हैं, जो बिल्कुल लेखक बने फिर रहे हैं, कुछ उसमें से हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा कोर्सेज किए हैं, उसके बाद वो इस शोबे में आए हैं, तो वो जो है फहाशी लिख रहे हैं, और फिर उस पर जो ट्रैफिक है सोशल मीडिया पे वो उसी हिसाब से आ रहा है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो नौजवान हमारी नस्ल है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है इस तरफ, तो वो पसंद कर रहे हैं ये पढ़ना, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, तो सोशल मीडिया के जो हवाले हैं मैडम जी, सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखा और जो कुछ पढ़ा जा रहा है, मतलब वो क्लिप्स जो आप के डाइजेस्ट में लिखे या आपने किसी रिसाले मैगजीन में लिखे, वो तो काट के वो भी लगा देते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखा जाता है अलग से, वो कहीं आप महसूस करती हैं कि कुछ वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है? अगर आप ये देखें ना, जो ऑनलाइन राइटर्स लिखते हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं, तो ऑनलाइन राइटर्स तो अपनी शोहरत के लिए अक्सरियत यही काम कर रही है कि वो जब ऑनलाइन, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे लिखे पे एडिटर की गिरफ्त होती है। आपका जब लिखा आप किसी रिसाले में देते हैं, किसी मैगजीन में देते हैं, तो वो एडिटर उसे देखता है, उसे पढ़ता है, काटता छाटता है, उसमें से आपके सीन निकल। लेकिन जब आप ऑनलाइन लिखते हैं ना, तो वहाँ पर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपने जो सोचा, जो आपके दिमाग में है, आपने लिख दिया। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे पेजेस पे, बहुत सारे राइटर्स के ऐसे पेजेस हैं जो मशहूर राइटर्स नहीं है, वो ऑनलाइन राइटर्स ही हैं, अपने पेजेस के ऊपर जो उनके दिल में आता है, जिस तरह की भी स्टोरी है, पता नहीं कहाँ की कहानी है, वो लिख देती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनके ऊपर फिर एतराज़ात भी होते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, बहुत सारे अदबी ग्रुप में उनके उस अपना लगे हुए होते हैं और कहा जाता है कि जी ऐसा कहाँ होता है, ये कहाँ लिख रही हैं, कहाँ कर रही हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने वाले अक्सरियत उन लोगों की होती है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अच्छा। मैट्रिक, इंटर पास, जो सिर्फ अपनी तफरी के लिए वो करते हैं ना, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वरना जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके लिए मैं नहीं समझती कि वो सोशल मीडिया में जो जितना ये लिखा, जिस तरह का अदब जाता है,
इससे वो ज्यादा बर्दाश्त भी कर सकता है। वो जो फयाशी लिखते हैं या करते हैं, उन्हें पढ़ने वाला उनका एक मखसूस तबका होता है जो उसके ऊपर वाह वाह कर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन संजीदा तबका उसे ना पसंद करता है और ना उस पर वाह वाह कर सकता है। अरीबा, वो सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है, आप समझती हैं कि वो लिखने वाले जो हैं उसमें ज्यादातर तादाद ऐसा तो नहीं है कि वो मर्दों की है और वो खवातीन के नाम से लिख रहे हैं? इस तरह भी कुछ मेरे पास इत्तलात आई हैं, मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं और वो मादर पिदर आजाद है, जो मर्जी है उसमें लिखा जा रहा है। मर्द हजरात जो है ना, मैंने एक चीज देखी है कि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। आहा, खवातीन जो हैं वो बचपन से, ये मैं आपको बताती हूँ कौन लड़कियां होती हैं, ये जो 7-8 क्लास से शुरू हो जाती हैं नॉवेल्स पढ़ना, और जिनके हाथ कुछ ऐसे डाइजेस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ ऐसे हैं जो मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी छाप रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कांट छांट की जाती है एक अच्छे इदारे में। जब आप किसी मैगजीन को कोई चीज भेजते हैं, डाइजेस्ट में भेजते हैं, तो वहां तो वो एक पूरा एडिटोरियल बोर्ड भी मौजूद है, मुदीर मौजूद है, वो देखेगा, समझेगा, करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो कोई कदगन नहीं है, कोई लगाम नहीं है, ये तो शुत्र बेमहार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जो ये पढ़ते हैं, जो इनको मैसर आया 9 उम्री से, तो वही फिर ये लिखते हैं। उर्दू इनकी अच्छी होती है। वैसे उर्दू मर्दों की भी बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत सारे ऐसे मर्दों को जानती हूँ जो बहुत मशहूर नाम से खवातीन के रिसालों में लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो लिखने अच्छा, का ये सिलसिला जो है वो क्या बरसों से जारी है? बरसों से जारी है। आपको पता नहीं है, ये जो अपना थे उमर जहांगीर थे, जो जिन्होंने अमर लिखा था, शायद अमर बेलिया कौन सा था, मुझे उनका नाम इस टाइम याद आ रहा, फौत हो गए हैं वो। और वो अपना उसने बहुत अरसा औरतों के नाम से लिखा, जब याद आया तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो मैं तो खुद पर्सनली जानती हूँ, अभी भी एक बच्चा चैनल पे काम कर रहा है, वो अब तो खैर वो कंटेंट हेड है, और उसने खवातीन में बहुत अरसा औरत के नाम से लिखा, और उसका बहुत अच्छा वो लिखता रहा है, और उसके नॉवेल्स बहुत मशहूर होते रहे। और जब वो लोग तारीफें करते थे, कराते थे, तो मैं हमेशा ये कहती होती थी कि भाई, मुझसे जब उसे डिस्कस किया था कि आपका मैं लिख लूँ, तो मैंने कहा था लिखो। और खवातीन की एडिटर को भी, मतलब उन लोगों को पता होता है कि ये लिखने वाले जो हैं ये मर्द हजरात हैं। अच्छा, और मर्द हजरात औरतों से अच्छा लिखते हैं। डाइजेस्ट वगैरह जो है वो अच्छी पे नहीं करते हैं, जो मैगजीन है वो आपको पे करते हैं आपके अफसाने का या कहानी का? कुछ हैं, चंद एक, बाकी एक बड़ी तादाद है जो नहीं करती। बच्चों के रिसाले वाले तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत लिखती हूँ। बच्चों की दुनिया है, बच्चों का बाग है, जुगनू है, सब में लिखती हूँ मैं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन आपको इदारा खवातीन बहुत अच्छी पे करता है, पाकीज़ा वाले भी देते हैं, आंचल वाले भी। आजकल ताहिर कुरैशी साहब जो पिछले 2-4 माह से नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। उन्होंने भी आजकल खामोशी इख्तियार की हुई है एजाजिये पे। सिर्फ ये पाकीज़ा और ये जो है, उर्दू डाइजेस्ट ने तो बहुत टाइम पहले से बंद कर दिया एजाजिया देना। शुरू में उर्दू डाइजेस्ट ने मुझे दी, और जब उन्होंने बंद कर दिया तो मैंने भी वहाँ लिखना छोड़ दिया। देखिए, इतना टाइम तो नहीं आपके पास कि आप किसी को लिख कर दे रहे हैं और आपको एजाजिया ना दे। उर्दू डाइजेस्ट ने शुरू में मुझे दी है, लेकिन अब उर्दू डाइजेस्ट नहीं देता है। उसने मेरे आखिर के 2-4 हफ्ते उस पर आर्टिकल्स में नहीं दिए पैसे, मैंने उन्हें लिख कर ही नहीं दिया। अरीबा, जो आपके आने से पहले बात हो रही थी, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं खराब हो रहा है, कहीं वालिदैन और सास बहू मामलात, उसमें कहीं हम उलझ के रह गए हैं। जो हमारा ड्रामा है, जो कल के ड्रामे थे बजिया के या हसीना मोइन के, वो आज के ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज की सारी कहानी की बुनियाद जो है, या तो मोहब्बत की तिकोन पर है कि 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, या 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और या फिर वो सास और बहू का जो टिपिकल हवाला है वो मौजूद है। इसको कहाँ फिट करेंगी कि आपको जो खराब हो रहा है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम? जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बड़ा किरदार बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरह की कहानियों का भी है, जो घर की बहू बेटियां देख रही हैं। घर की बहू बेटियां देख रही हैं, और उसकी वजह से आप समझती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब हो रहा है और टूट रहा है। बड़ा किरदार है। सारा जो मलबा है वो हम इन कहानियों पे नहीं डाल सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें, आजकल सोशल मीडिया जो है वो एक बेजान चीज़ है, यानी कि खाली गिलास की हैसियत रखता है। अब उसमें हम क्या डाल के पीते हैं, वो कौन सा मशरूब है, वो हम पे मुनहसर है। तो देखने वाले पे मुनहसर है ये कि वो किस तरह से किस चीज़ को पिक करता है। बाकी किरदार तो है इन कहानियों का, बहुत कुछ गलत दिखाया जा रहा है। नफीसा सईद साहबा, मुझे ऐसे जहन में आता है
کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں میڈم شمیم آرا تھیں جنہوں نے خواتین کو مرکزی کردار میں پورٹریٹ کی، یعنی ہیرو بنا کر مس سنگاپور، مس ہانگ کانگ، اور پھر وہ بابا شریف خاص طور پہ ان کی. اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن میں حسینہ آپا جو ہے ان کے کریکٹر، حسینہ آپا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا بڑا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے. آرٹس کاؤنسل میں پروگرام آفیسر تھا اور وہ ہماری گورننگ باڈی میں ہوتی تھیں. تو لاسٹ جو ان سے ملاقات ہے وہ بھی میں نے گاڑی کے دروازے تک ان کو پہنچایا ہے. ایک تقریب تھی آرٹس کاؤنسل میں، بڑا پیار کا رشتہ رہا ہے ان سے ہمارا. تو ان کی ہیروئن جو ہوتی تھی ٹی وی کی، مضبوط عورت، ہاں وہ مضبوط عورت ہوتی تھی، وہ ہیرو ہوتی تھی. بالکل. تو آج کے دور میں جو ہے وہ خواتین کو ہیرو بنانے والا رجحان ہے افسانے میں، ناول میں، یا وہ ابھی تھوڑا سا دب گیا ہے؟ اچھا میرے تو آپ اگر کبھی پڑھیں گے تو میرے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی کوشش کی کہ میں عورت کو کمزور نہ دکھاؤں. آپ اگر میرا ناول پڑھیں گے ساڑھا چڑیاں کا چمبا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک عورت نے کتنا اسٹرگل کیا تھا. جب اپنا بچے کو انہوں نے خیر آگے سے کہانی ختم کر دی تھی، جب کیسا نصیبہ لکھا، وہ وہاں سے کیسے اپنا بچہ لے کر آئی تھی، جعلی ویزے، جعلی پاسپورٹ. میرے سامنے کی وہ سچی کہانی ہے، سچی حقیقت وہ میرے سامنے کی جس طرح وہ لے کر آئی تھی. تو میں نے تو اپنی کہانیوں میں ہمیشہ عورت مضبوط دکھائی ہے. میں نے کبھی بھی عورت روتی ہوئی یا عورت کو کمزور نہیں دکھایا. اور اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی سائرہ غلام نبی سے کبھی، جی جی بالکل، تو سائرہ کا بھی ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب بھی کچھ لکھیں تو کم از کم وہ کہتی ہے کہ عورت کو اسٹرانگ لکھیں. سائرہ بھی ہمیشہ اس چیز کو کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ آپ لکھیں تو مضبوط عورت کا کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو عورت تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے. بالکل بالکل. اریبہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی عورت مضبوط ہے؟ ہماری سوسائٹی کی عورت بالکل کہہ سکتے ہیں. مثال میرے گھر میں موجود ہے، میری والدہ محترمہ، جنہیں میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک مضبوطی سے کھڑے دیکھا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو مثال میرے سامنے ہے. باقی میں اپنے آپ کو بھی ایک مضبوط عورت کہہ سکتی ہوں، کہتی ہوں، مستقبل میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو میرا بھی خیال ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کافی مضبوط ہے. اور ہماری سوسائٹی کی جو عورت ہے آج کل، مضبوطی جو ہے نا، وہ عورت سمجھ لو کہ ایک ایسی کشش اس میں پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے کی عورت کو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ خود کو شیرنی کہے اور بلی کی طرح رہے، لیکن آج کی جو عورت ہے نا وہ خود کو مضبوط کہلانا پسند کرتی ہے اور بہت زیادہ اس طرف جو ہے راغب ہو رہی ہے. پہلے کی عورت، اگر میں ایسے افسانوں کی طرف جاؤں، ناول کی طرف جاؤں، تو مجھے بھی پڑھنے کا شوق رہا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کل کی عورت تھی وہ شوہر اورینٹڈ تھی، اس کا فوکس جو ہوتا تھا وہ شادی ہوتا تھا. آج کی جو عورت ہے وہ شوہر اورینٹڈ نہیں ہے، کیریئر اورینٹڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا فرق آیا ہے؟ کیا اس سے آپ سمجھتی ہیں عورت مضبوط ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ عورت کو گھر اور شادی کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی مضبوطی ہے کہ صرف کیریئر کی طرف آئے، وہ گھر نہ بنائے یا شادی نہ کرے، تو ایک غلط رجحان ہے جو ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے. اچھا. کیونکہ عورت مضبوط بھی ہو، عورت کو اپنا کیریئر بھی بنانا چاہیے، لیکن عورت کو شادی بھی کرنی چاہیے. شادی لازمی چیز ہے. آپ مطلب میں نے خود بھی دیکھا، آج کل میرا خود اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ بچے اس چیز سے بہت زیادہ، عورتیں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری جب تک کیریئر نہیں بنتا تب تک ہم مضبوط نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ بیٹی کا کیریئر بنائیں. میری اپنی بیٹی ہم ٹی وی پر جی ایم ہے، اس میں ڈریس ڈیزائنر ہے، دوسری بیٹی میری ڈاکٹر ہے. آپ بچوں کا کیریئر بنائیں، سب کریں، لیکن بچوں کی شادی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ کیریئر بنائیں تو انہیں شادی کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ بہت ساری لڑکیوں کی تھنکنگ ہے کہ اگر ہم کیریئر تو ہمیں مطلب ضرورت ہی نہیں رہی شوہر کی، ہمیں گھر کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور میرا خیال ہے کہ غلط چیز ہے جو معاشرے کے اندر پرورش پا رہی ہے. ایسا کچھ پرورش پا رہا ہے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. خود مختاری کے چکر میں نا عورت نے اپنے ہم سفر کی جو اہمیت ہے اس کو کافی حد تک گھٹا دیا ہے. تو اگر وہ تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو دونوں چیزوں کو بہت بہترین طریقے سے ساتھ لے کے چل سکتی ہے. تو گھر اور خود مختاری، مضبوطی، کیریئر، ان دونوں چیزوں کو ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے اور وہی بہترین ہے. ایک عورت ہونا وہی کیسے مینج کریں گی، کیسے بتائیں گی آج کی عورت کو، آج کی لڑکی کو؟ کیا آپ کا مشورہ ہوگا ایک قلمکار کی حیثیت سے؟ میرا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنا کیریئر بھی بنائے، کیونکہ اس دور میں عورت کے لیے ایک مضبوط کیریئر ہونا بہت ضروری ہے.
کہ وہ اپنا کیریئر بھی بنائے لیکن کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی بنائے. گھر جو ہے وہ بھی عورت ٹھیک کی اپنا اس کے لیے ضرورت ہے, اور کیریئر بھی عورت, دونوں چیزیں عورت کے لیے ضرورت ہے. دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کی زندگی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا. جو بات ہم نے محسوس کی اور اخذ کی کہ آج کی عورت کیریئر اورینٹڈ ہے, یقیناً اسے اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے, لیکن ایک مضبوط گھر کے لیے بھی اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.